हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ऑडिटर की होती है? नहीं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट की। टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन कमिटमेंट ऑफ क्रिएटिंग कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा कल्चर क्रिएट करे जहाँ पे ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर हो, फ्रॉड ना हो। ठीक है, अब आता है क्या क्या टेक्निक्स है जिससे फ्रॉड हो सकता है। तो तीन ब्रॉड टेक्निक्स है। पहला है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ फ्रॉडुलेंट एंट्री कर लो, कुछ मैनिपुलेट करो उसे। दूसरा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, मतलब मैनेजमेंट एक ऐसे पोजीशन पे होता है एंटिटी के जहाँ पे वो अपने कंट्रोल्स का ओवरराइड करे, वो कुछ ऐसा करे जिससे फ्रॉड हो जाए। थर्ड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, अब एसेट्स की चोरी करना, एसेट्स को अ, एक रिसीट्स को एम्बेजल करना। तो ये सब तरीका है। तो तीन ब्रॉड टेक्निक है, क्या है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। सोचना है कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फ्रॉडुलेंटली इंटर कर दो या कुछ मैनिपुलेट कर दो उसे। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट उस पोजीशन में है, उसके पास इतना पावर है कि वो चाहे तो मैनिपुलेट कर दे चीज़ों को। और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो चलते हैं पहले टेक्निक पे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कैसे हो सकता है? तीन तरीका है, मैन, मिस मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन। तो मैनिपुलेशन किस चीज़ का? मैनिपुलेशन फॉल्सिफिकेशन इंक्लूडिंग फॉर्जरी और अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है या अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, उसको मैनिपुलेट कर देना, कुछ फॉल्सिफिकेशन कर देना, ऑल्टरेशन कर देना, फॉर्जरी कर देना। ठीक है, मैनिपुलेशन। नेक्स्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस और अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन करना या फिर इंटेंशनल ओमिशन, मतलब इंटेंशनली कोई इंपॉर्टेंट बात ओमिट कर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट्स, कोई इवेंट को ओमिट कर देना या मिस रिप्रेजेंटेशन देना, ट्रांजैक्शन और अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है। थर्ड, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। थर्ड क्या है? इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन, मतलब किसी चीज का गलत तरीके से एप्लीकेशन करना, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मिस एप्लीकेशन करना रिलेटिंग टू अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर। तो हमने तीन चीज पढ़ा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। मैन, मिस मैन मतलब मैनिपुलेट करना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। मिस रिप्रेजेंट करना या इंटेंशनल ओमिशन करना किसी इवेंट का, ट्रांजैक्शन का या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज होता है। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का रिलेटिंग टू अमाउंट्स हो, क्लासिफिकेशन, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्लोजर का। ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। अब मैनेजमेंट क्या क्या कर सकता है जिससे कि फ्रॉड हो जाए? तो रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री क्लोज टू एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स और अचीव अदर ऑब्जेक्टिव। अब एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग पीरियड, मतलब 31 मार्च के आसपास आते आते फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज मारना शुरू कर देना, जिसे कहते हैं हम लोग विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट, inappropriately adjusting assumptions and changing judgments used to estimate account balances। मतलब assumptions को inappropriately adjust कर देना, मतलब अपने according adjust कर देना assumptions को, and changing judgments used to estimate, जो estimate बनाने के लिए जो judgment या assumptions का use होता है उसको inappropriately adjust कर देना management कर सकता है। फिर थर्ड, omitting, advancing और delaying recognition in financial statement of events and transactions that have occurred during reporting period। मतलब कोई भी ऐसा इवेंट या ट्रांजैक्शंस को ओमिट कर देना या फिर एडवांस कर देना, समय उससे पहले ही उसे एंट्री कर देना या डिले कर देना। फिर कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ ऐसी चीज़ों को कंसील कर देना, छुपा लेना या फिर डिस्क्लोज नहीं करना फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और
कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इंगेज होना, स्ट्रक्चर टू मिस रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी, और altering records and terms related to significant और unusual transactions. जो भी significant या unusual transaction है उसके records को alter कर देना या फिर terms को alter कर देना. तो हमने क्या पढ़ा अभी? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल. मैनेजमेंट एक ऐसे पोजीशन में रहता है एंटिटी में कि वो अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है, मतलब वो अपने कंट्रोल्स का नाजायज फायदा उठा सकता है. कैसे कर सकता है? फिक्टिशियस जर्नल एंट्री मार के, अजम्पशंस को इनअप्रोप्रिएटली एडजस्ट करके, कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन है उसको ओमिट करके या एडवांस करके, मतलब समय से पहले रिकॉर्ड करके, या डिले करके, मतलब समय जिस समय रिकॉर्ड होना चाहिए एक्चुअली उस समय ना रिकॉर्ड करके डिले कर देना. किसी को कंसील या डिस्क्लोज नहीं करना किसी फैक्ट को दैट कुड अफेक्ट अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इंगेज हो जाना जिससे कि स्ट्रक्चर टू मिस रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी, और ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है मैनेजमेंट? सिग्निफिकेंट फैक्ट्स को ही बदल देता है. सिग्निफिकेंट फैक्ट्स मतलब सिग्निफिकेंट या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन. एफ से फिक्टिशियस जर्नल एंट्री. ए से एडजस्टिंग इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग assumptions. सी से कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स. दूसरा टी से कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस. ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है? सिग्निफिकेंट फैक्ट ही बदल देता है. ऐसे याद कर सकते हैं. लास्ट है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. ये बहुत ईजी है. एम्बेजलिंग रिसीट्स, मिस अप्रोप्रिएटिंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मतलब डेटर से पैसा आ चुका है बट एंट्री में ये नहीं दिखाया गया कि एक्चुअली डेटर से पैसा आ चुका है. एम्बेजल कर दिया रिसीट्स. स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है, फिजिकल एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी कर लेना. कॉजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स और एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड. ठीक है, एंटिटी को उन सब चीज़ों के लिए पे कराना, उन गुड्स या सर्विसेज के लिए पे कराना जो एंटिटी ने रिसीव ही नहीं किया है. फिर यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज के लिए एंटिटी का एसेट्स यूज करना. तो हमने पढ़ा टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कि 3 ब्रॉड टेक्निक्स है. पहला फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, और तीसरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या है? मिस मैनिपुलेट करना, मिस रिप्रेजेंट करना, या इंटेंशनल ओमिशन करना, या मिस एप्लीकेशन करना किसी चीज को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, क्लासिफिकेशन को, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स. फिर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, इसमें पढ़ा था हमने सिग्निफिकेंट फैक्ट. तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स कैन change the significant facts. Significant fact मतलब significant और unusual transaction. A से F से fictitious journal entry. A से inappropriately adjusting assumptions. C से concealing और not disclosing या complex transaction, और T से basically complex transaction. ठीक है, और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में एम्बेजलिंग रिसीट्स मतलब मिसअप्रोप्रिएटिंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, एंड यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज. ये हो गया टेक्निक्स. अब नेक्स्ट चलते हैं रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिससे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होने का डर होता है? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट क्या हो गया? ये. तो अब क्या होता है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल ये एंटिटी के बड़े लोग करते हैं. ये भारी भारी भयंकर काम करते हैं. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ ऐसा झोल करेंगे या कुछ, मतलब हाई लेवल काम होता है. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स मतलब चिंदी काम, चोरी कर लेना, ये सब इस टाइप का काम करना. तो वो एम्प्लॉय लेवल पे जो लोअर लेवल पे लोग बंदे हैं वो बेसिकली करते हैं. तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्या क्या रिस्क फैक्टर क्यों करते हैं, क्यों मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करते हैं ये लोग? रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. तो 3 वजह हो सकता है. या तो कोई इंसेंटिव हो, या कोई किसी टाइप का प्रेशर हो, या तो उनको अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, या फिर एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन. ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंसेंटिव या प्रेशर. तो किसी एक इंसान के ऊपर इंसेंटिव हो सकता है कि चोरी कर लेते हैं, भला हो जाएगा, अच्छा रहेगा. प्रेशर, बहुत तरीके का प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से वो
ऐसा गलत काम करने के लिए आगे बढ़े। तो इंसेंटिव या प्रेशर, पहला है पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, खुद का बहुत सारा लोन है सर पे, किसी को पे करना है, तो एक एक पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक तरह का प्रेशर होगा उसके सर पे कि उसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करना पड़े। दूसरा, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉइज, अब जो कंपनी है और एम्प्लॉय है दोनों के बीच में एडवर्स रिलेशनशिप हो जाए तो फिर वो एक तरह से इंसेंटिव की तरह काम करता है कि वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करे। अब एग्जाम्पल क्या क्या, कहाँ कहाँ कब कब ऐसा हो सकता है कि एडवर्स रिलेशनशिप हो बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉय। तो पहला है नोन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ, ठीक है, एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ, ऐसा उसे लग रहा है कि बाद में ये निकाल देगा, ये कंपनी निकाल देगा मुझे। रिसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय कंपनसेशन और बेनिफिट प्लान्स, ठीक है, कुछ कुछ कंपनसेशन और बेनिफिट प्लान में चेंजेस आया जो कि एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है एम्प्लॉय को। थर्ड, प्रमोशन कंपनसेशन और अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन, प्रमोशन कंपनसेशन या रिवॉर्ड जो है वो इनकंसिस्टेंट है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है एम्प्लॉय उससे इनकंसिस्टेंट है, मतलब जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा नहीं मिला, तो ऑब्वियसली एडवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा एंटिटी के साथ, तो उसके पास एक इंसेंटिव होगा कि चलो भाई चोरी कर लो। ठीक है, तो इंसेंटिव और प्रेशर में दो ही पॉइंट है बेसिकली, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉयज, ये रीजन है कब कब एडवर्स रिलेशनशिप हो सकता है। नेक्स्ट होता है अपॉर्चुनिटी, दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है, इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज, ठीक है, ऑफ हाई वैल्यू और हाई डिमांड, कोई ऐसा इन्वेंट्री आइटम है जो या तो बहुत छोटा सा आराम से पॉकेट में रखो और निकलो, हाई वैल्यू है कि छोटा मोटा है और वैल्यू बहुत हाई है उसका, या फिर हाई इन डिमांड है, मतलब फट से जाएगा बाहर और बेच के पैसा निकाल सकता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उसको और उसके पास ही आ, आ, उसकी ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना, तो वो कर सकता है। फिक्स एसेट्स विच आर स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल और लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, कोई ऐसा फिक्स एसेट है जो कि स्मॉल इन साइज है, मार्केटेबल भी है, आराम से जाके बाहर अगर चोरी करके ले जाया गया तो बिक सकता है, लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, अब किसका है ये पता करना बहुत मुश्किल है, इतना इजीली पता नहीं चलता है। थर्ड, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स में इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल जो है इनएडिक्वेट है ओवर एसेट्स में इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी, उसके ससेप्टेबिलिटी मतलब रिस्क बढ़ सकता है और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल वीक है तो उसे लगेगा कि चलो यार चोरी कर लेते, कोई पकड़ने वाला तो है नहीं। और इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब जो रिकॉर्ड करने वाला इंसान और जो जिसका फिजिकल पोजीशन है दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली वो आराम से एक एंट्री मारेगा, उठा के ले जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इनएडिक्वेट है। तो हमने क्या किया पढ़ा, अपॉर्चुनिटी में 4 पॉइंट, इन्वेंट्री स्मॉल इन साइज है, वैल्यू हाई है, हाई डिमांड है, सेम ऐसे फिक्स एसेट्स का भी है, स्मॉल इन साइज है, लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन और मार्केटेबल है। इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, जिसके से इंक्रीज हो रहा है ससेप्टेबिलिटी और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, या फिर इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। थर्ड है एटीट्यूड्स और रैशनलाइजेशन, पहला क्या, डिसरिगार्ड फॉर नीड फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटेड टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, अब एंटिटी है ढीला ढीला एंटिटी, वो डिसरिगार्ड करता है कि यह मॉनिटर और करने वरने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, डिसरिगार्ड फॉर नीड फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटेड टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, तो एंटिटी डिसरिगार्ड कर देगा, एटीट्यूड ही एकदम ढीला सा है, तो ऑब्वियसली चोरी होगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है। Second, disregard for internal control over misappropriation of assets by overriding existing controls or failing to take remedial action on known deficiencies. ठीक है, तो मतलब बेसिकली एंटिटी का एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि या तो वो मॉनिटरिंग को डिसरिगार्ड कर दे या इंटरनल कंट्रोल को डिसरिगार्ड कर दे, या फिर कोई भी नोन डिफिशिएंसीज है उसके लिए भी कोई रेमेडियल एक्शन लेने को तैयार नहीं है, बहुत ही मतलब अजीब सा सी एंटिटी है। Behavior indicating displeasure or dissatisfaction with entity or its treatment of employees, ठीक है, अब डिससेटिस्फैक्शन विद इन एंटिटी हो गया, या फिर ट्रीटमेंट जो एम्प्लॉय कर रहा है एंटिटी सही से नहीं कर रहा है, तो एक रैशनलाइज क्या करेगा इंसान कि यार चोरी करो यार खत्म करो, कोई मतलब नहीं इन सब लोगों से। चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल दैट में इंडिकेट एसेट्स हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड, अब अचानक से कोई एक बहुत लो लेवल एम्प्लॉय है, 8-10 हज़ार की जॉब है, अगले दिन वो उठा के ले आता है आईफोन, तो अचानक से चेंज इन लाइफस्टाइल और बिहेवियर हो गया, तो फिर पता चल सकता है कि एक अंदाजा लग सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ झोल कर रहा है ये। तो हमने क्या पढ़ा अभी, रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, तीन उसमें हमने देखा, इंसेंटिव या प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन।
इंसेंटिव ऑपरेशन में 2, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉइज। अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या था? इन्वेंट्री या फिक्स एसेट, स्मॉल इन साइज हो, मार्केटेबल हो, हाई डिमांड में हो, हाई वैल्यू। इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल और इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो 2 इनएडिक्वेट वाला पॉइंट, 2 ऐसा एसेट, इन्वेंट्री और फिक्स एसेट जो स्मॉल इन साइज है, मार्केटेबल है, हाई डिमांड है, ये। फिर एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन, इसमें 2 पॉइंट तो ऐसा था कि एंटिटी बहुत ढीला सा है, आलसी है, मॉनिटरिंग को डिसरिगार्ड कर रहा है, या फिर इंटरनल कंट्रोल का डिसरिगार्ड कर रहा है, या फिर कोई भी रिमेडियल एक्शन नहीं लेना चाह रहा है नॉन डिफिशिएंसीज होते हुए भी। फिर बिहेवियर, indicating displeasure or dissatisfaction with entity or its treatment of employees, or changes in lifestyle, in behavior or lifestyle that may indicate asset have been misappropriated. Done. अब चलते हैं नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो हमने देखा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की होती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की भी है। तो पहले पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर पढ़ेंगे ड्यूटीज। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. तो ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेना है, एब्सोल्यूट नहीं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो। फर्स्ट पॉइंट, अब क्योंकि एक इनहेरेंट लिमिटेशन होता है ऑडिट में एज पर एसएस 200, देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, ये तो हमें पता है कि इनहेरेंट लिमिटेशन होता है कि कुछ मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है कि डिटेक्ट ना हो सके। ओके, लेकिन कभी कभी ज्यादा मुश्किल होता है, कब? जब अगर फ्रॉड किया हुआ हो ना, तो एरर से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एरर तो क्या, गलती हो गई, तो गलती को छुपाया तो जाता नहीं है। इंटेंशनल अगर एरर हो गया, अनइंटेंशनल एरर हो गया, तो उसे छुपाएगा नहीं, वो तो एरर हो गया, वो दिखना आसान है एज कम्पेयर टू फ्रॉड। क्योंकि फ्रॉड क्या होता है? एक सोफिस्टिकेटेड और केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील इट होता है। फ्रॉड करके कोई ऐसा खुलेआम छोड़ेगा नहीं, उसे छुपाने की कोशिश करेगा कुछ ना कुछ। तो रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज मोर देन एरर, because fraud may involve sophisticated and carefully organized scheme designed to conceal it. Next, अब कौन फ्रॉड करेगा तो ज्यादा इजी होगा पकड़ना, और कौन फ्रॉड करेगा तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा पकड़ना? तो मैनेजमेंट फ्रॉड जो करता है ना, तो वो हाई लेवल पे करता है, वो उसके पास छुपाने का तरीके बहुत है, क्योंकि उनके ऊपर कोई और है नहीं जो उसे डिटेक्ट कर पाए, या काफी कम लोग हैं। पर एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा तो हो सकता है मैनेजमेंट उसे पकड़ ले इजिली। So the risk of auditor not detecting management misstatement resulting from management fraud is more compared to employee fraud, as management is in a position to directly or indirectly manipulate accounting records or present fraudulent financial information. ठीक है, तो हमने देखा भी था मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट ही करता है। तो मैनेजमेंट का फ्रॉड डिटेक्ट करना इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड। ठीक है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ले लेना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट whether due to fraud or error. इनहेरेंट लिमिटेशन है, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है छूट जाए, पर फ्रॉड की वजह से अगर मिसस्टेटमेंट हो रहा है तब ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा है कि वो डिटेक्ट ना हो पाए एज कम्पेयर टू एरर। और अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करता है तो उसका चांस डिटेक्ट होने का कम होता है एज कम्पेयर टू अगर एम्प्लॉय कोई फ्रॉड किया उसे पकड़ने का। नेक्स्ट, ड्यूटीज फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट मेंटेन करके ऑडिटर शुड रिकॉग्नाइज पॉसिबिलिटी दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कुड एग्जिस्ट। तो अब क्या होता है कि ऑडिटर हमेशा एक पॉसिबिलिटी सोच के चलेगा कि हाँ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हो सकता है, even if irrespective of auditor's past experience of honesty and integrity of entities management and TCWG। अब जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है उसका मैनेजमेंट और TCWG पिछले बार तक एकदम मस्त ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी मेंटेन करके चल रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि इस बार पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड वो छोड़ दे, वो इस साल भी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड मान के चलेगा कि हाँ चांसेस है कि फ्रॉड हो, irrespective of auditor's past experience of honesty and integrity of entities management and TCWG। Next, अगर if condition causes auditor to believe that document may not be authentic or terms have been modified, he shall investigate further।
अब ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर को कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ने दिया है उसे, वो ऑथेंटिक नहीं है, इज नॉट ऑथेंटिक। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा फर्दर। नेक्स्ट, वेयर रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आर इनकंसिस्टेंट। मैनेजमेंट का या फिर टीसीडब्ल्यूजी के साथ अगर ऑडिटर इंक्वायरी करता है और उनका रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट है, ही शैल इन्वेस्टिगेट इनकंसिस्टेंसीज। ठीक है, तो बहुत इजी ड्यूटीज है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट मेंटेन करके रखेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हमेशा दिमाग में लेके चलेगा, irrespective of his past experience with the management and TCWG and their honesty and integrity in the previous audits. थर्ड, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो डॉक्यूमेंट दिया मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ने वो ऑथेंटिक नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा फर्दर। या फिर अगर इंक्वायरी करता है ऑडिटर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से और उनके रिस्पॉन्स से ये पता चलता है कि वो इनकंसिस्टेंट है, कुछ अलग अलग बात बोल रहा है, कुछ मैनेजमेंट कुछ और बात कर रहा है, टीसीडब्ल्यूजी कुछ और बात कर रहा है, तो वो इनकंसिस्टेंसीज को भी इन्वेस्टिगेट करेगा। अब लेट्स से ऑडिटर इंगेजमेंट कंप्लीट ही नहीं कर पाया, ऑडिटर अनएबल टू कंप्लीट इंगेजमेंट। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है इट इज नॉट पॉसिबल to continue performing audit engagement as a result of misstatement resulting from fraud or suspected fraud, auditor should। अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि भाई फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड है और उसका कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है इस ऑडिट में, तो क्या करेगा, कंसिडर करेगा प्रोफेशनल या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू पर्सन्स हु मेड ऑडिट अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अपना प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कर लेगा और देख लेगा किसे किसे उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा इस बारे में, जिसने उसे अपॉइंट किया था या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, फिर कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट, फिर अपना चेक कर लो कि क्या विड्रॉ करना पॉसिबल है क्या। अगर ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है, इफ ऑडिटर विड्रॉज, डिस्कस रीजन विथ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, क्यों वो विड्रॉ कर रहा है वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस कर लो और कंसिडर करो प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू पर्सन्स हु मेड ऑडिट अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी, विड्रॉ एंड रीजन फॉर विड्रॉल। ठीक है, और फिर अपना दोबारा से ये प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो कंसिडर करो प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू पर्सन, उसको रिपोर्ट करने की जो उसको अपॉइंट किया है या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जैसे अब आरओसी हो गया। ठीक है, और विड्रॉल एंड रीजन फॉर विड्रॉल ये भी बता दो। तो अगर ऑडिटर कंप्लीट नहीं कर पाता एंगेजमेंट, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रॉड या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड ज़्यादा है और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट, तो वो प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर लेगा और ये चेक कर लेगा उसको किससे रिपोर्ट करना है इस बारे में कि फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड है। और वो रिपोर्ट कर सकते हैं जो जिसने उसे अपॉइंट किया है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। दूसरा, कंसिडर करेगा विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट। फाइनली अगर विड्रॉ कर लेगा, डिस्कस कर लेगा रीजन क्या था मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ, और कंसिडर करेगा प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू पर्सन्स हु मेड ऑडिट अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी, विड्रॉल एंड रीजन फॉर विड्रॉल। नेक्स्ट, इंक्वायरिंग अबाउट मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ फ्रॉड रिस्क। अब मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना कि मैनेजमेंट कैसे असेस करता है फ्रॉड रिस्क को, फ्रॉड से होने वाला जो रिस्क है उसे कैसे असेस करता है मैनेजमेंट। तो सबसे पहला ये पता करेंगे मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। मैनेजमेंट भाई कैसे असेस करते हो तुम जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड है। सेकंड, मैनेजमेंट्स प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ फ्रॉड इन एंटिटी, कि कोई भी अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है तो तुम आइडेंटिफाई कैसे करते हो और रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, तो तुम्हारा प्रोसेस क्या है। थर्ड, मैनेजमेंट्स कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी, तुमने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या कम्युनिकेट किया टू टीसीडब्ल्यूजी। एंड मैनेजमेंट्स कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज को क्या क्या कम्युनिकेट किया रिगार्डिंग इट्स व्यूज ऑन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड एथिकल बिहेवियर। ठीक है, कि बिजनेस प्रैक्टिसेस और एथिकल बिहेवियर के बारे में एम्प्लॉयज को क्या क्या कम्युनिकेट किया ये बताओ। और फॉर एंटिटीज हैविंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जिस कंपनी का इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, इंटरनल ऑडिटर से भी इंक्वायरी करेगा। तो ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट असेसमेंट करता है, सॉरी इंक्वायर करता है अबाउट द मैनेजमेंट असेसमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे असेस कर रहा है फ्रॉड रिस्क। तो पहले उसको पता चलेगा कैसे असेस करता है, पूछेगा कैसे असेस करते हो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, तो क्या प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का और रिस्पॉन्ड करने का रिस्क ऑफ फ्रॉड।
फिर क्या क्या कम्युनिकेशन किया TCWG के साथ, क्या क्या कम्युनिकेशन किया एम्प्लॉय के साथ अबाउट द बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड एथिकल बिहेवियर, और अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो इंक्वायर कर लेगा इंटरनल ऑडिटर से भी। नेक्स्ट, ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। अब हमने पढ़ा था ना शुरू में यहाँ पे टेक्निक्स में मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। अब इस चीज के लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या लगाएगा ऑडिटर, और क्या क्या होता है ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। तो इसमें लिखा है मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजीशन, मैनेजमेंट एक यूनिक पोजीशन में टू परपेट्रेट फ्रॉड बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, अभी क्योंकि हाई पोजीशन में होता है तो उसके पास फ्रॉड करने का पूरा पॉसिबिलिटी होता है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल्स दैट अदरवाइज अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अब जो इंटरनल कंट्रोल्स है हो सकता है वो देखने में इफेक्टिव हो, लेकिन मैनेजमेंट एक यूनिक पोजीशन में कि उस कंट्रोल्स को भी वो ओवरराइड कर ले। Due to unpredictable way in which such override could occur, it is a risk of material misstatement due to fraud. ठीक है, क्योंकि ये एक अनप्रेडिक्टेबल वे से ही वो ओवरराइड कर सकता है, तो इस ये क्या होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड दस अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो irrespective of auditor's assessment of risk of management override of controls, auditor shall design and perform audit procedures। तो अब ऑडिटर के असेसमेंट में जो भी आया हो, irrespective of auditor's assessment of risk of management override of controls, ठीक है, चाहे जो भी आया हो, ऑडिटर डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या क्या, सबसे पहले का टेस्ट करेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर एंड अदर एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो याद होगा सबसे पहला पॉइंट जो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का था, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। तो ऑडिटर क्या करेगा, इसी को काउंटर करने के लिए चेक करेगा, टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर एंड अदर एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बायसेस एंड इवैल्यूएट वेदर सर्कमस्टेंसेस प्रोड्यूसिंग बायस रिप्रेजेंट्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। हमने एक और पॉइंट पढ़ा था मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल में कि assumptions, inappropriately adjusting assumptions, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेगा, जजमेंट क्रिएट कर लेगा मैनेजमेंट, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने बायस के हिसाब से। तो सेकंड पॉइंट यही है, reviewing accounting estimate for biases and evaluate whether circumstances producing bias represent risk of material misstatement due to fraud। Third, for significant transaction outside normal course of business or appear to be unusual, evaluate whether business rational। ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब जो बिजनेस में है इन्वॉल्व, उसके अलावा कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, उसको चेक करो, और चेक करो कि क्या कोई बिजनेस रैशनल है इस चीज का, कि मतलब ये करने से कोई फायदा हो रहा था या कि कोई गलत कारणों की वजह से इसने इस ट्रांजैक्शन में इंटर किया है। Of transactions suggest they have been entered to engage in fraudulent financial reporting or conceal misappropriation of assets। ठीक है, ये चेक कर लो कि क्या कोई बिजनेस रैशनल है या फिर ये इसलिए इंटर किया गया कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सके या कंसील करे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। हमने यहाँ पे एक और पॉइंट पढ़ा था, ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। तो अब जब अगर ऑडिट प्रोसीजर की बात है, क्वेश्चन ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड हो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, तो रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस एंट्री कर सकता है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग जनरल एंट्रीज चेक कर लेंगे। दूसरा, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ले सकता है, जजमेंट क्रिएट कर सकता है यूज टू एस्टिमेट, तो एस्टिमेट्स चेक करेंगे कोई बायस तो नहीं। और थर्ड, सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ये चेक करना है कि क्या कोई बिजनेस रैशनल है या फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए या कंसील करने के लिए ही ये ट्रांजैक्शन में इंटर किया गया। अब आगे देखते हैं। तो पहला था टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर एंड अदर एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बोलता है इन डिजाइनिंग परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर फॉर सच टेस्ट, ऑडिटर शैल क्या क्या करेगा इस चीज से बचने के लिए, मेक इंक्वायरीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व है इंडिविजुअल, उससे इंक्वायरी करो। Process about inappropriate or unusual activity relating to processing of journal entry and other adjustment। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स, उनसे इंक्वायरी करो, पूछो कि क्या प्रोसेस है अबाउट इनअप्रोप्रिएट और अनयूजुअल एक्टिविटी, क्या कोई इनअप्रोप्रिएट या अनयूजुअल एक्टिविटी दिखता है तो क्या प्रोसेस है रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ जर्नल एंट्री एंड अदर एडजस्टमेंट। सेकंड, सेलेक्ट जर्नल एंट्री एंड अदर एडजस्टमेंट्स मेड एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है,
तो जो भी एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड में जर्नल एंट्री हुआ है ना, तो चांसेस गलती होने का या फिर कुछ मैनिपुलेट करने का चांसेस तभी होता है, तो वो सब जर्नल एंट्री सेलेक्ट करना है, करेगा ऑडिटर। और कंसिडर नीड टू टेस्ट जर्नल एंट्री एंड अदर एडजस्टमेंट्स थ्रू आउट पीरियड, ठीक है। फिर दूसरा कि अगर जरूरत पड़ा तो जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करेगा और अदर एडजस्टमेंट को टेस्ट करेगा जो कि थ्रू आउट द पीरियड हो। सेकंड, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स उसको चेक करने की कोई बायस तो नहीं है, तो इसमें क्या करेगा ऑडिटर परफॉर्म करेगा, तो इवैल्यूएट वेदर जजमेंट्स एंड डिसीजंस मेड बाय मैनेजमेंट इंडिकेट पॉसिबल बायस, ठीक है, कोई भी जो भी जजमेंट्स या डिसीजंस मैनेजमेंट लिया है उसमें कोई पॉसिबल बायस तो नहीं है। इफ सो ऑडिटर शैल री इवैल्यूएट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टेकन एज अ होल, ठीक है, अगर है तो री इवैल्यूएट करो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टेकन एज अ होल। सेकंड, परफॉर्म रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाके चेक करो कि क्या क्या ये जजमेंट पहले ले चुका है, एंड assumptions related to significant accounting estimates reflected in financial statement of prior years, ठीक है। प्रायर ईयर का एस्टिमेट अगर पता चल गया ना कि मैनेजमेंट क्या क्या एस्टिमेट लिया था पिछले सालों में, तो इस साल के बारे में पता चल जाता है, करंट पीरियड के बारे में पता चल जाता है कि उनका कोई बायस तो नहीं है। ये हमने ऐसे 540 में भी पढ़ा है हमने ये वाला पॉइंट। थर्ड, ये हमने देखी है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन में इंटर हुआ है, तो बिजनेस रैशनल चेक कर लो कि कोई सही बिजनेस रैशनल है या फिर बस ये कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए या कंसील करने के लिए ये किया गया, इंटर किया गया इन ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो हमारा खत्म होता है ऐसे 240 का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे फटाफट। First question. While conducting statutory audit of ABC Limited, you come across IOUs amounting to 2 crores as against cash balance shown in the books of 2.1 crores. ठीक है, IOU कितना है 2 करोड़, cash balance कितना है 2.1 crore. Okay. You also observe that despite similar high balances throughout the year, small amounts of 50,000 are withdrawn from bank to meet day-to-day expenses. ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट है बैंक में 2.1 करोड़ का, फिर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ 50,000 विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से टू मीट डे एक्सपेंस, ठीक है। कैश बैलेंस 2.1 करोड़ है, फिर भी 50,000 विड्रॉ किया जा रहा है। तो इस केस में क्या लग रहा है, सस्पेक्टेड फ्रॉड, ठीक है, कुछ तो झोल लग रहा है। ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, SS 240, auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement requires that the auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that financial statement taken as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud or error. Okay. When obtaining reasonable assurance, the auditor is responsible for maintaining an attitude of professional skepticism throughout the audit. अब अगर उसे reasonable assurance चाहिए तो उसे maintain करना पड़ेगा an attitude of professional skepticism throughout the audit. The auditor should recognize the possibility that a material misstatement due to fraud could exist. ठीक है, ऑडिटर रिकॉग्नाइज करेगा पॉसिबिलिटी कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कुड एग्जिस्ट. When the auditor comes across such circumstances indicating possible misstatements resulting from entity's procedure, the auditor shall evaluate whether such misstatement is indicative of fraud. ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के अक्रॉस आता है ऑडिटर जिसमें लगता है कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है फ्रॉम एंटिटीज प्रोसीजर. ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा वेदर सच मिसस्टेटमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड. In the present case, the circumstances indicate the possibility of fraud, and accordingly, the auditor must investigate further to consider effect on financial statements. Okay. The guidance note on audit of cash and bank balance also mentions that if the entity is maintaining unduly large balance of cash, बहुत ज़्यादा cash maintain करके चल रहा है, तो guidance note क्या कहता है, he should carry out surprise verification of cash more frequently to ascertain whether it agrees. ठीक है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, कैरी आउट करना चाहिए सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ कैश मोर फ्रीक्वेंटली. ठीक है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो अग्री करता है. इफ कैश इन हैंड इज नॉट इन अग्रीमेंट विद बुक बैलेंस, ही शुड सीक एक्सप्लेनेशन एज इफ द सेम आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, वो क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन लेगा. अगर बैंक बैलेंस और कैश अगर इज़ नॉट इन एग्रीमेंट, मतलब दोनों करस्पॉन्ड नहीं कर रहा एक दूसरे से, तो एक्सप्लेनेशन लेगा मैनेजमेंट से और चेक करेगा कि वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं एक्सप्लेनेशन. ही शुड स्टेट दिस फैक्ट अप्रोप्रिएटली इन हिज ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं है. अब चलते नेक्स्ट.
Cloud Limited appointed an auditor for the financial year 22-23. While going through the audit procedure, the auditor observed that management has entered into certain transactions which are irregular in nature and management is personally benefit from such transactions. अच्छा, मैनेजमेंट क्या किया, कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में इंटर किया जो कि इरेगुलर है और मैनेजमेंट को पर्सनली बेनिफिट मिल रहा है इस ट्रांजैक्शन से. एक्सप्लेन ब्रीफली द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड. ठीक है, मैनेजमेंट फ्रॉड से होने वाला मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा है तो ऑडिटर का क्या ड्यूटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये हमने पढ़ा. फटाफट करते हैं. तो ऐसे 240 के बारे में पहले कर लेंगे कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है ऑडिटर को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज बाई फ्रॉड और एरर. ये रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ता है. ठीक है, ऐसे 240 समझा देंगे. नेक्स्ट, management is in a unique position to perpetrate fraud because of management's ability to manipulate accounting records. ठीक है, मैनेजमेंट एक यूनिक पोजीशन में है जहाँ से वो परपेट्रेट कर सकता है फ्रॉड को because of management's ability to manipulate accounting records and prepare fraudulent financial statements by overriding controls. जो भी internal controls है उसको override करके fraudulent financial statement बना सकते हैं. ठीक है, अब when obtaining reasonable assurance, the auditor is responsible for maintaining an attitude of professional skepticism throughout the audit. ये हमने पढ़ा है पूरा इस जगह पे ड्यूटीज़ में. ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. वो रिकोगनाइज करेगा पॉसिबिलिटी दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कुड एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी विद एंटिटीज मैनेजमेंट एंड TCWG. फिर अगर ऑडिटर को कोई ऐसा कॉज लगता मिलता है वेर ही हैज auditor to believe that document may not be authentic or document authentic नहीं है or terms have been modified, he shall investigate further, or where response to inquiries of management or TCWG are inconsistent, he shall investigate inconsistencies. ठीक है, तो सेम यहाँ तक सब कुछ सेम है F पॉइंट तक. अब नेक्स्ट सेक्शन 143(12) का रेफरेंस देंगे कंपनीज एक्ट का. Section 143(12) of Companies Act 2013 require that if an auditor of a company is in the course of performance of his duties as auditor, he has reason to believe that an offence of fraud involving such amount or amounts as may be prescribed is being or has been committed in the company by its officers or employees. The auditor shall report the matter to the central government within such time and in such manner as may be prescribed. For this purpose, Rule 13 of CAAR 2014 prescribes the amount of 1 crore or more. 143(12) में हमने पढ़ा था 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा अगर होता है तो फिर हमें गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है अबाउट द फ्रॉड. फिर अब कारो का रेफरेंस पैरा 3 क्लॉज 11 ऑफ कारो 2020 ऑल्सो रिक्वायर कंपनी ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी by its officers or employees has been noticed or reported during the year. If yes, nature and amount involved to be indicated. तो 143(12) में क्या होता है, फ्रॉड बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ होता है, मतलब ऑफेंस ऑन द कंपनी हो जाता है. लेकिन कारो में हम रिपोर्टिंग फ्रॉड बाय द कंपनी और फ्रॉड ऑन द कंपनी दोनों रिपोर्ट करते हैं. ये जानने वाली बात है. तो क्वेश्चन क्या था, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. पहले 240 बता दिया क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. फिर मैनेजमेंट एक यूनिक पोजीशन में जहाँ से वो ऑपरेट कर सकता है फ्रॉड. फिर जितना भी ड्यूटीज़ वाला पॉइंट था वो सारा इसमें लिखना है. फिर 143(12) का रेफरेंस और पैरा 311 का रेफरेंस. नेक्स्ट, Mrs. Honest Limited has entered into a transaction on 5th March 2022 near year end, whereby it has agreed to pay 5 lakh per month to Mr. Y an annual retainership fee for engineering consultation. ठीक है, 5 लाख देगा मिस्टर वाई को एनुअल रिटेनरशिप फ़ी के नाम पे फॉर इंजीनियरिंग कंसल्टेशन. No amount was actually paid, but 60 lakh was provided in books of account as on 31st March 2022. मतलब कुछ हर महीने पेमेंट तो हुआ नहीं. 60 लाख के इसने क्या किया अकाउंट में लास्ट में इसने एंट्री मार दी. Your inquiry elicits a response that need-based consultation was obtained around the year, but there is no documentary or other evidence of receipt of service. मतलब अब रिस्पॉन्स में क्या मैनेजमेंट ने बोला कि क्यों उसने किया है कि ईयर एंड पूरा ड्यूरिंग द ईयर उसने कंसल्टेशन दिया है, लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री या अदर एविडेंस अवेलेबल नहीं था अबाउट द रिसीट ऑफ द सर्विस. एज एन ऑडिटर ऑफ मिसेस ऑनेस्ट लिमिटेड व्हाट वुड बी योर अप्रोच. ठीक है, तो सीधा
जैसे ही फ्रॉड का आता है तो ऐसे 240 का रेफरेंस 240, सेक्शन 143(12) का रेफरेंस, कारो 311 का रेफरेंस। 240 में तो वही the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. Fraud can be committed by management by various means, including therein recording of fictitious journal entries purposely close to the end of the accounting period to manipulate operating results or achieve other objectives. ठीक है, ये हमने देखा था, एक टेक्निक है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, वो क्या करता है, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री मार देता है जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रेजेंट केस में क्या है, ऑनेस्ट लिमिटेड वाज हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर वाई एट ईयर एंड फॉर इंजीनियरिंग कंसल्टेशन. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स 60 lakh in the books of account. However, no documentary or other evidence of receipt of services available. It appears that company has passed fictitious journal entries near year end to manipulate operating results. अब 5-5 लाख हर महीने देना था, पर उसने 5-5 लाख हर महीने रिकॉर्ड नहीं करने के के सिवाय उसने 60 लाख का लास्ट में कर दिया एक साथ रिकॉर्ड। मतलब यहाँ से, और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं है कि सर्विस एक्चुअली मिला है। तो ऐसा लगता है कि इट अपीयर्स दैट कंपनी हैज़ पास्ड फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज नियर ईयर एंड टू मैनिपुलेट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, अब ऐसे 240 further provides that if result of a misstatement resulting from fraud or suspected fraud, the auditor encounters exceptional circumstances that brings into question the auditor's ability to continue performing the auditor shall. अगर auditor को exceptional circumstances में ऐसा लगता है कि उसे कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी हमने देखा है यहाँ पे, प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक कर लेगा, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट फॉर टू रिपोर्ट टू पर्सनस हु मेड ऑडिट अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी, और कंसिडर करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम इंगेजमेंट। अगर उसने विड्रॉ करने का सोच ही लिया तो डिस्कस कर लेगा रीज़न विद मैनेजमेंट एंड TCWG, और प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट कंसिडर करेगा to report to persons who made audit, appointment or regulatory authority withdrawal and reason for withdrawal. ठीक है, सेम यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है। फिर सेक्शन 143(12) में वही जो हमने ऊपर पढ़ा था सेम वैसा ही है। सेक्शन 143(12) of Companies Act 2013 read with Rule 13 of Companies Audit and Auditors Rule 2016 requires that if an auditor of a company in the course of the performance of his duties as auditor has reasons to believe that an offence involving fraud is being or has been committed against the company by officers or employees of the company, he shall immediately report the matter to the audit committee within 2 days. Audit committee को 2 दिन के अंदर बता देगा of his knowledge as amount involved in is less than 1 crore, mentioning the following: nature of fraud, approximate amount, parties involved. फिर कारो 2020 पैरा 3 clause 11, कारो 2020 also requires the company auditor to report whether fraud by the company or any fraud on the company by its officer or employees have been noticed or reported during the year. If yes, the nature and amount involved in is to be indicated. Done. Question 5 सेम एज क्वेश्चन 24 है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the course of audit of Quick Limited, you suspect that the management has made misstatements in the financial statement intentionally. Management ने intentionally misstatement कर दिया financial statement में to deceive the users and to succumb to pressure to meet market expectation. Market expectation की वजह से उसने fraudulent financial reporting करना शुरू कर दी मैनेजमेंट ने. Elucidate how fraudulent financial reporting may be accomplished and also discuss the techniques of committing fraud by management override of control. तो दो, fraudulent financial reporting और management override of control के बारे में बताना है. fraudulent financial reporting में हमने पढ़ा था man miss manipulation, misrepresentation और intentional misapplication. और फिर management override of control में significant facts छुपाता है. significant मतलब सबसे पहले significant और unusual transaction, fictitious journal entry F से, A से inappropriate accounting adjustments, C से concealing या फिर complex transaction, और T से omitting, advancing or delaying recognition in the financial statement of events and transactions that have occurred during the reporting period. Done. Mrs. Kumar and company chartered accountants were appointed as statutory auditor of PC Limited for the financial year 22-23. During the course of audit, one of the partners, CA Kumar, observed that there is misappropriation of asset in the form of theft of entities inventory, and it is
and is perpetrated by employees in relatively small and immaterial amounts. ठीक है, मतलब एंटिटी का इन्वेंट्री चोरी हो रहा है in relatively small and immaterial amounts. C. Kumar is concerned with the existence of certain circumstances for increasing susceptibility of asset of misappropriation. Guide C. A. Kumar with respect to risk factor related to misstatements arising from misappropriation of asset with reference to relevant standards on auditing. तो हमने risk factors पढ़ा था, incentive or pressure, opportunities, attitude or rationalization, incentive or pressure on personal or financial obligation, adverse relationship between entity and employees, opportunity में inventory और fixed asset दोनों ही small in size, high value, high demand, ठीक है, marketable है या lacking observable identification of ownership, फिर inadequate internal control और inadequate segregation of duties. और एटीट्यूड और रिलेशनशिप रैशनलाइजेशन में क्या था, डिसरिगार्डिंग मॉनिटरिंग और डिसरिगार्ड ऑफ इंटरनल कंट्रोल और फेल टू टेक रेमेडियल एक्शन ऑन नोन डेफिशिएंसीज, मतलब जाना हुआ डेफिशिएंसीज में भी रेमेडियल एक्शन नहीं लेने का ले रहा है कम एंटिटी. फिर बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन विद एंटिटी और टू इट्स ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज or changes in behavior or lifestyle that may indicate asset have been misappropriated. Okay, तो ऐसे इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन सेम पॉइंट्स है बिल्कुल. अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर. Arihant Limited was engaged in the business of owning and managing hotels and resorts, selling tourism packages and performing airline bookings for corporate and individuals. It appointed Upadhyay and Company as its statutory auditor for the financial year 22-23. While planning the audit team decided that the risk of improper revenue recognition from hotel business should not be treated as fraud risk. तो कहानी अब तक क्या हुआ, अरिहंत लिमिटेड है, वो किस बिजनेस में, मैनेजिंग एंड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, टूरिज्म पैकेज भी बेचता है और एयरलाइन बुकिंग्स भी कराता है. इसने उपाध्याय एंड कंपनी को अपॉइंट किया एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर. जब ऑडिटर्स प्लान करा था ऑडिट, तो ऑडिट टीम डिसाइड किया कि इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन को फ्रॉड रिस्क कंसिडर नहीं किया जाए. ओके. This conclusion was based on assessment of earlier years, wherein no fraud was identified in revenue recorded from such business. ठीक है, तो ये assessment कैसे हुआ? Earlier years में जब इसने audit किया था, तो उससे ये पता चला था कि revenue के recording में ये लोग कोई भी fraud नहीं कर रहा है. ठीक है. While testing the internal financial controls over the process of revenue recognition, it was identified that controls are not properly designed to mitigate the risk of fraud and risk of improper revenue recognition. ठीक है. तो जब ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स चेक करा था ओवर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये पता चला कि कंट्रोल्स प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग कंट्रोल्स सही से डिजाइन नहीं है. As a result, the audit team decided to perform additional substantive testing. ठीक है, तो ऑडिट टीम क्या सोचा कि एडिशनल substantive testing करते हैं रेवेन्यू पे. However, audit team still were to the conclusion that there is no risk of fraud in revenue recognition. बट अभी तक उनके मन में था कि ठीक है गलती हो सकती है, लेकिन रिस्क ड्यू टू फ्रॉड नहीं है in relation to revenue recognition. Okay. During course of substantive testing, it was identified that the management did not account for revenue received from corporate hotel bookings amounting to 35 crores. ठीक है, substantive testing के टाइम में पता चला कि मैनेजमेंट अकाउंट नहीं किया, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट बुकिंग ऑफ 35 crores. These amounts were partially received in the कंपनीज बैंक अकाउंट एंड पार्शियली रिसीव्ड इन सीएफओ पर्सनल अकाउंट. अच्छा, ये जो 35 करोड़ है वो पार्शियली कंपनी के बैंक अकाउंट में आया था और पार्शियली सीएफओ के पर्सनल अकाउंट में आया था. द अमाउंट्स रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी वर डिस्क्लोज्ड एज एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट द फ्यूचर बुकिंग्स. और इसको क्या करके मेंशन किया गया था, एज एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट द फ्यूचर बुकिंग्स. In light of the above scenario, kindly guide the statutory auditor with respect to responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. अच्छा, तो अब ये सब कुछ देखते हुए ये बताना है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
तो इसमें एक तो 240 का रेफरेंस जाएगा और दूसरा ऐसे 315 का, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है और असेस कर रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंटिटी और इन्वायरमेंट को उसको समझ के। ठीक है, तो ऐसे 240 और 315 दोनों का नाम लिख देंगे। Auditor shall identify and assess the risk of material misstatement due to fraud at the financial statement level and at the assertion level for class of transaction, account balance and disclosures. ठीक है, तो फ्रॉड के बारे में पता करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी और असर्शन लेवल पे भी for classes of transaction, account balance and disclosure. While identifying and assessing the risk of material misstatement due to fraud, auditors shall, based on the presumption that there is a risk of fraud in revenue recognition, evaluate which type of revenue, revenue transactions, or assertions given rise to such risks. ठीक है, तो जब वो असेस कर रहा होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ऑडिटर क्या करेगा, बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन, ये प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि कुछ ना कुछ फ्रॉड है, रिस्क ऑफ फ्रॉड है इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, फिर इवेल्युएट करेगा कौन किस टाइप का रेवेन्यू रेवेन्यू ट्रांजैक्शन या असर्शन गिव राइज टू सच रिस्क। ठीक है, in accordance with SA 240 and SA 330, auditor shall determine overall response to address the risk assessed risk of material misstatement due to fraud at the financial statement level and assertion level. ठीक है, तो 240 और 200 330 300 क्या है, रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, तो रिस्पॉन्स करेगा ऑडिटर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। The presumption that there are risk of fraud in revenue recognition may be rebutted. For example, the auditor may conclude that there is no risk of material misstatement due to fraud relating to revenue recognition in the case where there is a single type of simple revenue transaction. ठीक है, तो हो सकता है कि ये सब कुछ करने के बाद रिस्पॉन्स में पता चले कि ठीक है कोई फ्रॉड नहीं है इन रेवेन्यू। ठीक है, for example, leasehold revenue from single unit rental property. However, there is a complex revenue structure, or when there is lack of controls on revenue recognition, then there is high probability of fraud risk in revenue recognition. ठीक है, तो सिंपल अगर रहे, जैसे कि यूनिट रेंटल का अगर बात हो, लीज पे रेंट की बात हो, तो बहुत सिंपल है, हर महीने रेंट जाएगा, सिंपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है हर महीने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर अगर है तो वहां पे चांसेस है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, obtaining an understanding of the entity and its environment, including entity's internal control, is a continuous, dynamic process of gathering, updating, analyzing information throughout the audit. ठीक है, एंटिटी और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, एक कंटिन्यूस और डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें तुम गैदर करता है ऑडिटर, अपडेट करता है, एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट। इन द करंट सिनेरियो द कंपनी वाज earning revenue from multiple streams. Also, it was identified that the controls are not properly designed to mitigate the risk of fraud and the risk of improper revenue recognition. During the year, it was identified that the management did not account for revenue from corporate hotel booking amounting to 35 crore. ठीक है, 35 करोड़ का रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं किया है। These amounts were partially received in the company's bank account and partially received in the CFO's personal account. The amount received in the bank account of the company were disclosed as advance received against future booking. ठीक है, ये तो कहानी हो गई। Therefore, auditor, while performing the risk assessment procedure, shall consider the complexity and the nature of revenue for determining the fraud risk in revenue recognition. ठीक है, तो auditor क्या करेगा, जब वो risk assessment कर रहा होगा तो consider करेगा कितना complexity है और nature क्या है of the revenue. Also, there were no adequate control addressing the risk of improper revenue recognition or fraud risk. The audit team rebutted the fraud risk. Moreover, audit team should have recognized fraud risk by identifying the deficiencies in the internal control or the revenue recognition. तो audit team को क्या करना चाहिए था, deficiencies जो उसे पता चला कि internal control नहीं था, याद है ना, revenue recognition के लिए कोई internal control नहीं था, तो ऑडिट टीम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था फ्रॉड रिस्क, क्योंकि डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल है ओवर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रोसेस एंड शुड हैव ट्रीटेड द रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज सिग्निफिकेंट रिस्क. Also, as per Section 143(12) of Companies Act 2013, the auditor is required to report all frauds identified during the course of audit involving amounts above 1 crore within the prescribed time frame of the central government. ठीक है, बहुत बड़ा आंसर, इसमें कोई मेमोरी टेक्निक कुछ नहीं है, आरटीपी नवंबर 22 का है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ही लिखना है, इसलिए थोड़ा हमने ज़्यादा डिटेल में एक लाइन को पढ़ लिया है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड में।
Till then, bye bye. All the very best.